अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होगी, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बिहार, यूपी, झारखंड पैरामेडिकल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। और दोस्तों, क्लासेस पीडीएफ के लिए अभी ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पर आपको हर एक क्लास का पीडीएफ दिया जाता है। तो चलिए मित्रों, पहला क्वेश्चन है, कुरकुरे के पैकेट में रिक्त स्थान पर एक अक्रिय गैस भरी जाती है या उसे डैश से रोकने के लिए किया जाता है। यानी किस चीज़ से रोकने के लिए ऐसा किया जाता है? यानी कुरकुरे के पैकेट में खाली स्थान पर एक अक्रिय गैस भरी जाती है, यानी या उसे डैश से रोकने के लिए किया जाता है। बताइए, जल्दी से बताना है। यानी यहाँ पर अपचयन से रोकने के लिए ऐसा किया जाता है, या उपचयन से रोकने के लिए किया जाता है, या उपचयन और अपचयन से रोकने के लिए किया जाता है, या अवक्षेपण। जल्दी से बताइएगा सभी स्टूडेंट, जल्दी से बताना है। देखिए, यहाँ पर अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन, है ना, रिडक्शन हो जाएगा, और उपचयन का मतलब हो जाएगा ऑक्सीडेशन। जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कुरकुरे के पैकेट में खाली स्थान पर एक अक्रिय गैस भरी जाती है और यह उसे डैश से रोकने के लिए किया जाता है। यानी किस चीज़ से रोकने के लिए किया जाता है बच्चों? तो जी हाँ दोस्तों, वेरी गुड। यदि आप लोगों ने आंसर किया है उपचयन, देन आपका आंसर सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, कुरकुरे के पैकेट में रिक्त स्थान पर अक्रिय गैस भरी जाती है जिससे इसे उपचयन से बचाया जा सके। यानी उपचयन से बचाया जा सके, यानी ऑक्सीडेशन से बचाया जा सके, इसीलिए रिक्त स्थान पर एक गैस भरी जाती है। कौन सी? अक्रिय गैस। और अक्रिय गैस की संख्या कितनी है? यानी नॉबल गैस की संख्या कितनी है? 6 होती है। सब आप लोग जानते हो, है ना? समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ जी, तो याद रखना है। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम वायुमंडल की O2 के संपर्क में आने के बाद Al2O3 बनाता है, यह क्रिया है। देखिए, यहाँ पे बेसिकली यही कहा गया है कि जो एल्यूमिनियम है ना, ये वायुमंडल की O2 के संपर्क में आ जाएगा तो ये क्या चीज़ का निर्माण कर देता है? Al2O3 का निर्माण कर देता है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण, या जंग लगना, या वियोजन, या वासित होना। देखिए, यहाँ पे जो एल्युमिनियम है जिसका केमिकल फार्मूला Al होता है ना, तो Al जो है ये जब वायुमंडल की O2 के संपर्क में आएगा, यानी जब एल्युमिनियम O2 से रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना देगा बच्चों? Al2O3। देखिए, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अगर आप लोग चाहो तो इसको बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3O2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जब एल्युमिनियम O2 के संपर्क में आएगा तो ये क्या बना देगा? Al2O3 बना देगा। तो इसी अभिक्रिया को क्या नाम दिया गया है? इस अभिक्रिया को जो है संक्षारण का एक उदाहरण कहा गया है। किस चीज़ का? संक्षारण का एक उदाहरण बताया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए बच्चों, एल्युमिनियम जो है ये काफ़ी क्रियाशील धातु होती है। यहाँ पे एल्युमिनियम जो है ना, ये काफ़ी क्रियाशील धातु है। आपको याद रखना है, एल्युमिनियम जो है काफ़ी क्रियाशील धातु है। और आप सभी लोग जानते हो कि ये जब वायु के संपर्क में आता है तो इसके सबसे ऊपरी परत पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक परत का निर्माण भी हो जाता है। ये जब वायु के संपर्क में आएगा तो इसके सबसे ऊपरी परत पर जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निर्माण हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, अम्लीय माध्यम में फिनोल्फथैलीन का रंग होता है। फिनोल्फथैलीन हैज़ ए कलर इन एसिडिक मीडियम। बताइए, अम्लीय माध्यम में जो फिनोल्फथैलीन का रंग होगा वो कैसा होगा? गुलाबी, पीला, रंगहीन, या नारंगी। यानी यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये फिनोल्फथैलीन है क्या। ठीक है, तो यह एक संश्लेषित सूचक होता है। यानी फिनोल्फथैलीन फिनोल्फथैलीन एक संश्लेषित, है ना, क्या होता है ये? संश्लेषित। यह एक जो है ना बच्चों, क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यह एक संश्लेषित सूचक है। और इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग?
ये भी याद रखना है बच्चों। इसका प्रयोग जो है, इसका प्रयोग लिख लीजिएगा, इसका प्रयोग जो है प्रयोगशाला, इसका प्रयोग जो है प्रयोगशाला या उद्योगों में संश्लेषण के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जो है प्रयोगशाला में या फिर उद्योग में, इंडस्ट्रियल में, है ना। इसका प्रयोग जो है प्रयोगशाला या उद्योग में संश्लेषण के लिए किया जाता है ना, संश्लेषण के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इतना तो आप लोग जान गए कि फिनोल्फ्थैलीन क्या है, तो एक संश्लेषित सूचक है। इसका प्रयोग जो है प्रयोगशाला या उद्योग में संश्लेषण के लिए किया जाता है ना। अब देखिए यहाँ पे फिनोल्फ्थैलीन जो है अम्लीय माध्यम में रंगीन होता है। यहाँ पे मैं फिर से लिख देना चाहूँगा अच्छे से। यहाँ पे देखिए फिनोल्फ्थैलीन जो है ना, फिनोल्फ्थैलीन ये अम्लीय माध्यम में, यहाँ से पूरा लिख लीजिएगा, ये अम्लीय माध्यम में किस नेचर का होता है बच्चों, तो ये अम्लीय माध्यम में आपका रंगहीन हो जाएगा। ठीक है, रंगहीन हो जाएगा। और यही अगर मैं बात करूँ क्षारीय माध्यम में ये किस रंग का हो जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, क्षारीय माध्यम में ये किस रंग का हो जाएगा, तो बच्चों क्षारीय माध्यम में ये गुलाबी रंग प्रदान करता है, यानी ये गुलाबी रंग का हो जाता है। ठीक है, गुलाबी रंग का हो जाता है। और यहाँ पे उदासीन माध्यम में ये किस रंग का हो जाएगा, उदासीन माध्यम में किस रंग का हो जाएगा, उदासीन माध्यम में किस रंग का हो जाएगा बच्चों, तो ये भी आपको याद रखना है, उदासीन माध्यम में ये रंगहीन हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से अम्लीय और उदासीन माध्यम में रंगीन हो जाता है, रंगहीन, और क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग प्रदान कर देता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए डियर स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी का द्वितीय उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व है, यानी द सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज, बताइएगा फ्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट, तो जल्दी से बताइएगा। आवर्त सारणी में, है ना, आवर्त सारणी का द्वितीय उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा हो जाएगा, तो जी हाँ मित्रों, यदि आप लोगों ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर सी यानी ऑक्सीजन, तो जी हाँ ऑक्सीजन जो है ये द्वितीय उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। अगर मैं पूछूं सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, यानी आवर्त सारणी का प्रथम उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा हो जाएगा। सपोज कीजिए कि यहाँ द्वितीय ना देकर प्रथम दे दिया, तब क्या आंसर कीजिएगा, यानी आवर्त सारणी का प्रथम उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा हो जाएगा सबसे ज़्यादा, तो जी हाँ ये होता है बच्चों फ्लोरीन। क्या होता है, फ्लोरीन होता है। ठीक है, फ्लोरीन होगा, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। फ्लोरीन जो है ना, ये ऑप्शन ए में दे भी रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो आवर्त सारणी का ये पहला उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न आ जाता है, एल्कली की उपस्थिति में एक एस्टर का जलीय अपघटन कहलाता है, क्या कहलाता है, एस्टीकरण कहलाता है, साबुनीकरण कहलाता है, या प्रतिस्थापन कहलाता है, या संयोजन कहलाता है। जल्दी से बताइएगा। एल्कली की मात्रा उपस्थित होगी तो एक एस्टर का जलीय अपघटन, ये क्या कहलाता है, तो जी हाँ दोस्तों ये कहलाता है यहाँ पे साबुनीकरण। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एल्कली की उपस्थिति में एक एस्टर का जो जलीय अपघटन है वो क्या कहलाता है, साबुनीकरण कहलाता है। चलिए डायरेक्ट इसको याद कर लेना है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, प्रति अम्ल डैश को कम के लिए प्रयुक्त होते हैं, शरीर में दर्द, अम्लीयता, क्षारीयता, सिर दर्द। देखिए प्रति अम्ल है क्या, यानी एंटी एसिड क्या होता है, एंटी एसिड क्या है, तो देखिए पेट में, है ना, यहाँ पे पेट में उच्च मात्रा में अम्लों का निर्माण होता है। ये तो आप सभी बच्चे जानते हो कि हमारे पेट में उच्च मात्रा में अम्लों का निर्माण होता है। ठीक है, यानी पेट में उच्च मात्रा में अम्लों के निर्माण होने के कारण हाई एसिडिटी की समस्या हो जाती है, यानी उच्च अम्लीयता की समस्या हो जाती है। इसी समस्या के समाधान के लिए जो है प्रति अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसी समस्या का समाधान, यानी हाई एसिडिटी हो जाती है ना, तो इसी समस्या के समाधान के लिए हम लोग इस प्रति अम्ल का यूज करते हैं।
और ये प्रति अम्ल जो है ये पेट की अम्लीयता को दूर करता है। तो यहाँ पे प्रति अम्ल क्या हो जाएगा, ये अम्लीयता है ना, ये क्या हो जाएगा, अम्लीयता को कम करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो प्रति अम्ल जो है ये अम्लीयता, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अगला प्रश्न है पाचन में मदद करने वाला अम्ल है, यानी एसिड दैट एड्स इन डाइजेशन। जल्दी से बताइएगा पाचन में कौन सा अम्ल जो है मददगार साबित होता है, एमिनो अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। जल्दी से बताइएगा पाचन में। जी हाँ दोस्तों, पाचन में मदद करने वाला अम्ल हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा। तो जी हाँ मित्रों, यदि आप लोगों ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर बी यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन आपका आंसर सही है ना, यानी इसको HCl भी कहते हैं, ठीक है, HCl। तो बच्चों ये आपको याद रखना है कि पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो पाचन के लिए आवश्यक होता है ना। जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है ना तो दोस्तों पेट में जलन, दर्द तथा अपच जैसी समस्याएं जो है उत्पन्न हो जाती हैं। तो आपको याद रखना है पाचन में मदद करने वाला अम्ल कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी HCl होता है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए डियर स्टूडेंट, अगला प्रश्न है कार्बन का अपरूप जिसका उच्च गलनांक है, यानी कार्बन का एक ऐसा अपरूप बताना है, एक ऐसा एलोट्रॉप्स बताना है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ग्रेफाइट है या फ्लोरीन है या कॉक है या हीरा है। जल्दी से बताइए, सभी स्टूडेंट बताएंगे बिल्कुल फास्ट। जल्दी से बताइएगा कार्बन का एक ऐसा अपरूप जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो वेरी गुड स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका हीरा। जी हाँ दोस्तों, हीरा जो है इसका उच्च गलनांक होता है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही जवाब है सभी का। तो देखिए आपको याद रखना है बच्चों कि कार्बन के अपरूपों में सबसे अधिक गलनांक जो है हीरे का होता है ना। किसका होता है, हीरे का होता है, क्योंकि इसमें सहसंयोजक बंध को टूटने के लिए ना लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी इसमें जो है सहसंयोजक बंध टूटता है और इसके लिए जो है लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। तो आपको याद रखना है कार्बन का अपरूप जिसका उच्च गलनांक है वो कौन है, हीरा हो जाएगा। वैसे तो ये ग्रेफाइट भी है कार्बन का अपरूप, फ्लोरीन भी है, ठीक है। देखिए बात करेंगे ग्रेफाइट का, तो ये क्या होता है बच्चों, ये विद्युत का क्या होता है, विद्युत का कुचालक होगा या सुचालक होगा, यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी का ये गुड कंडक्टर होगा या बैड कंडक्टर होगा, कोई बता सकता है। ग्रेफाइट जो है विद्युत का कुचालक होगा कि सुचालक होगा। तो बच्चों ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है, यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक इसी प्रकार हीरा जो है, हीरा क्या हो जाएगा, तो ये विद्युत का कुचालक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विद्युत का कुचालक हो जाएगा, यानी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है वह यौगिक जो जलने पर एक धूमिल ज्वाला देता है। बताइए कौन सा हो जाएगा, CH4 या C3H8 या C2H6 या C2H4, बताइएगा जल्दी से बताना है। ऐसा कंपाउंड जो जलने पर एकदम स्मोकी फ्लैम हो जाता हो, है ना, स्मोकी फ्लैम। तो जी हाँ मित्रों, यदि आप लोगों ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर, बताइए क्या होगा, हाँ जी ऑप्शन नंबर सी यानी C2H6। C2H6 ये क्या है बच्चों, तो ये हमारा एथेन है। क्या है, एथेन है, आपको याद रखना है। तो एथेन जो है जो जलेगा ना, एथेन को अगर जलाएंगे तो इसमें धूमिल ज्वाला जैसा ये जलता है, ठीक है। यानी एक ऐसा यौगिक है जो जलने पर एकदम धूमिल ज्वाला देता है, एथेन, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये भी याद रखना है कि एथेन में ना कार्बन की प्रतिशत जो है अधिक होती है। यहाँ पे देख सकते हो कार्बन की जो प्रतिशत होगी वो क्या होगी, अधिक होगी, जिससे सभी कार्बन परमाणु वायु में उपस्थित होकर ऑक्सीजन के साथ जो है ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एथेन जो है एक ऐसा यौगिक है जो जलने पर एक धूमिल ज्वाला देता है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है वह धातु जो अत्यंत अभिक्रियाशील है, यानी अ मेटल दैट इज हाईली रिएक्टिव, Hg, Zn, Pb या Al, यानी Hg यानी मरकरी हो जाएगा आपका। जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा जी, मरकरी या जिंक या फिर लेड
या फिर एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पे सभी स्टूडेंट बताएंगे जी। कौन सा ऐसा धातु है जो हाईली रिएक्टिव है? बिल्कुल फास्ट। तो जी हाँ मित्रों, यदि आप लोगों ने आंसर किया है एल्यूमिनियम, देन आपका आंसर सही है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए इस फिगर में देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी धातुएं ऊपर है, हाइड्रोजन के ऊपर जितनी धातुएं उपस्थित हैं, ये देखिए हाइड्रोजन दिख रहा है ना आपको, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी धातुएं उपस्थित होती है वो सभी धातुएं क्रियाशील धातुएं कहलाती है। यानी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो बच्चों कि हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन दिख रहा है ना आपको, हाइड्रोजन दिख रहा है। तो हाइड्रोजन के ऊपर जितनी धातुएं उपस्थित होती हैं क्रियाशील धातु कहलाती हैं, है ना। अब देखिए, अब ऊपर से देखिए, सबसे पहले पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। तो इन चारों में से तो कोई ऑप्शन में नहीं है, लेकिन पांचवा कौन है? एल्युमिनियम। तो यहाँ पे एल्युमिनियम जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना बच्चों। हाँ जी, समझ में आ रहा है बच्चों। और एल्युमिनियम के बाद कौन सी धातु हो जाएगी? जिंक हो जाएगा, उसके बाद आयरन, उसके बाद टीन, उसके बाद लेड। ठीक है, तो आपको ये फिगर ध्यान में रखना है, यानी ये जो पॉइंट्स है इसको दिमाग में बैठा लेना है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न आ चुका है। धातुओं का निष्कर्षण डैश से आसानी से किया जा सकता है? किसके द्वारा धातुओं का निष्कर्षण करना हो तो ये किसके द्वारा आसानी से किया जा सकता है? खनिज के द्वारा, धात्विक यौगिक के द्वारा, या अयस्क के द्वारा, या चट्टान के द्वारा? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से, बिल्कुल फास्ट, सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे जी। तो जी हाँ मित्रों, यदि आप लोगों ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर सी यानी अयस्क, देन आपका आंसर सही है। अयस्क को क्या कहते हैं? ओर्स कहते हैं। ठीक है, ओर्स। तो धातुओं का निष्कर्षण जो है अयस्क से आसानी से किया जा सकता है। अयस्क क्या होते हैं? तो बच्चों, वह खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण शुग्मता या तथा मित्यवता के साथ किया जाता है, यानी शुग्मता तथा मित्यवता के साथ किया जाता है, उसे अयस्क कहते हैं। और सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, सभी अयस्क जो है, यहाँ पे याद रखना है, सभी अयस्क जो है खनिज होते हैं। सभी अयस्क जो है ना, ये खनिज होते हैं। सभी अयस्क जो है खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज जो है अयस्क नहीं होते। परंतु सभी खनिज जो है ये अयस्क नहीं होते, ये भी आपको याद रखना है। सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी नियम किस पर आधारित है? बताना है। आधुनिक आवर्त सारणी नियम जो है ये डैश पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी नियम जो है डैश पर आधारित है। किस पर आधारित है? बताइएगा, किस पर आधारित है? परमाणु भार पे, भार संख्या पे, या परमाणु संख्या पर आधारित है, या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है? तो जी हाँ प्यारे मित्रों, यदि आप लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी परमाणु संख्या पर आधारित है, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है, आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम है ये परमाणु संख्या पर आधारित है, ना कि परमाणु भार पर। ठीक है, और देखिए यहाँ से कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने दिया था? आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम दिया था वो किसने दिया था बच्चों? अगर मान लीजिए मैं यहाँ से आपसे पूछता हूँ कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? बताइए ना, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी बच्चों? हाँ जी, मोसले जी ने। जी हाँ, मोसले जी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछे कि आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, तब उस सिचुएशन में क्या आंसर देते हैं हम लोग? अगर केवल ये पूछे आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, तो आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? मेंडलीव ने। किसने? मेंडलीव ने, याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम को हवा में जलाना है, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, या उद्वपातन, या उपचयन एवं अपचयन? जल्दी से बताइएगा,
यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। कौन सा ये बच्चों प्रोसेस हो जाएगा? मैग्नीशियम को हवा में जलाएंगे। हाँ जी, बताइएगा जल्दी से। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी रासायनिक परिवर्तन, देन आपके क्वेश्चन का आंसर सही है। ठीक है, तो मैग्नीशियम को हवा में जलाना यह एक रासायनिक परिवर्तन है ना, रासायनिक अभिक्रिया भी बोल सकते हो। ठीक है, यानी देखिए बच्चों, एक चीज़ हमेशा याद रखना, किसी भी पदार्थ का दहन, देखिए किसी भी पदार्थ का दहन, इसको लिख लीजिए, किसी भी पदार्थ का दहन जो है यह एक रासायनिक अभिक्रिया होता है। किसी भी पदार्थ का दहन जो है एक रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, एक रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, ध्यान देना है, वह यौगिक जो सजातीय श्रृंखला में नहीं आते हैं। कौन सा यौगिक हो जाएगा जो सजातीय श्रृंखला यानी होमोजेनियस सीरीज में नहीं आएगा? CH4O है, C4H10O है, या C2H6O है, या C3H6O है? जल्दी से बताइएगा, वह यौगिक जो सजातीय श्रृंखला में नहीं आता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप लोग को स्ट्रक्चर बना लेना होगा, यानी इन सभी का स्ट्रक्चर बनाइए। तो आइए इसका स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं, ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इसका भी स्ट्रक्चर बना लीजिए, यानी ये CH3 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, और ये यहाँ पे OH हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से भी आप लोग काउंट कर सकते हो बच्चों। अच्छा, यहाँ पे एक CH2 रह गया, एक मिनट, एक और CH2 होगा, उसके बाद जो है OH हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कार्बन 4 है ना, तो 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए, है ना, और यहाँ से H जो है ये 10 है, हाइड्रोजन 10 है। तो यहाँ से देख सकते हो 3 हाइड्रोजन ये हो गया, 2 हाइड्रोजन ये हो गया, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन। काउंट करोगे तो 10 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और ये 1 O हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इसका भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा। ठीक है, और इसका भी स्ट्रक्चर बनाइएगा, तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ से डबल बॉन्ड हो जाएगा O हो जाएगा, और ये सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन सभी में OH है, यानी इसमें देख सकते हो ना बच्चों। देखिए आप लोग, इसमें देखिए OH है, इसमें भी OH है, और इसमें भी OH है, यानी यहाँ OH एल्कोहल क्रियात्मक समूह होता है। OH क्या है? OH क्या है बच्चों? यहाँ पे OH क्या है? तो यह है क्रियात्मक, एल्कोहल क्रियात्मक समूह बोल सकते हो। OH क्या है? एल्कोहल क्रियात्मक समूह। ठीक है, यानी यहाँ पे OH जो है ये तीनों में ये क्या है? एल्कोहल क्रियात्मक समूह होता है। ये सभी एल्कोहल सजातीय श्रेणी के सदस्य है। ये सभी, ये OH देख रहे हो ना, ये सभी जो है ये सभी एल्कोहल सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं। यानी यहाँ पे देखिए सजातीय श्रृंखला में नहीं आते, लेकिन यहाँ पे ये OH है, यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH है, यानी ये तीनों जो हैं ये तीनों एल्कोहल सजातीय श्रेणी के सदस्य हो जाते हैं। जबकि यहाँ पे ये देख सकते हो, ये क्या है? ये कौन सा क्रियात्मक समूह है? ये कीटोन का क्रियात्मक समूह है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे सजातीय श्रृंखला में नहीं आता है, ये कीटोन का सदस्य है, यानी ये बोल सकते हो कि ये क्रियात्मक समूह कीटोन है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो है बच्चों OH ये तीनों जो है क्या हो जाएंगे? ये एल्कोहल सजातीय श्रेणी के सदस्य हो जाएंगे ये तीनों, लेकिन ये जो है कीटोन का सदस्य होता है। समझ में आया बच्चों? चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, संगमरमर की वायुमंडलीय आर्द्रता और CO2 के साथ अभिक्रिया करके चूना बनाना उदाहरण है। कौन सी अभिक्रिया का ये उदाहरण हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, या अपचयोपचय अभिक्रिया। यानी देखिए पूछा यही गया है आपसे इस क्वेश्चन में बच्चों कि यहाँ पे संगमरमर की वायुमंडलीय आर्द्रता और CO2 यानी इन तीनों के साथ अभिक्रिया करके चूना बन जाता है। तो इसका उदाहरण है, ये किस अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा? बताइए,
यानी देखिए यहाँ पे यही बोला है संगमरमर। देखिए संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है जिसको चूना पत्थर कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं इसको बच्चों, चूना पत्थर कहते हैं। तो चूना पत्थर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बच्चों, इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट ये जब रिएक्शन करेगा वायुमंडलीय आर्द्रता और फिर CO2 के साथ, ठीक है, यानी जब कैल्शियम कार्बोनेट आर्द्रता और CO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बन जाएगा, CaOH का ट्वाइस ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछा है, यानी CaOH2 का मतलब क्या होता है, ये होता है बुझा हुआ चूना, इसको बोल सकते हो बुझा हुआ चूना। समझ में आया। देखिए यहाँ पे यही बोल रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट ये जब आर्द्रता और CO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये चूना बन जाता है, यानी बुझा हुआ चूना बनता है। तो ये किस अभिक्रिया का एक उदाहरण हो जाएगा, तो बच्चों ये योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, है ना, योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। क्योंकि योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, योगात्मक अभिक्रिया होती है इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखिए दो या दो से अधिक, तो देखिए तो ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, तो यहाँ पे दो से अधिक है ना, यानी यहाँ पे दो से अधिक अभिकारक हैं, यानी तीन हैं, तीन अभिकारक हैं मिलकर जो है एकल उत्पाद का निर्माण कर रही है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। यानी ये योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। बच्चों आज की क्लास का फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैंने आप लोग को कहा था, स्पेशली मेरे जितने भी पेड स्टूडेंट हैं उन लोगों को मैंने कहा था कि आप लोग का केमिस्ट्री क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट होगा। तो ये क्लास आपको कैसा लगा, इस क्लास का फीडबैक वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर आपका फीडबैक अच्छा आता है यानी अच्छा रहता है तो मैं इसी तरह के जो है वीडियो, इसी तरह का जो है लेक्चर लेकर हमेशा पहुंचूंगा। ये तो केमिस्ट्री का था, उसके बाद मैं बायोलॉजी फिजिक्स के, है ना, बिल्कुल अलग से एक सीरीज चलाऊंगा। ठीक है, फिजिक्स का अलग चलेगा, केमिस्ट्री का अलग चलेगा, बायोलॉजी का अलग चलेगा, है ना। तो बच्चों आज की क्लास का फीडबैक अवश्य दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में नई जोश नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।